देखिए, इस चैप्टर के अंदर रजे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूमता है एटम के अंदर, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, रेडियस क्या होता है एटम का, कौन कौन से मॉडल्स आए एटम के लिए। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजे बेसिक काम से, यानी कि बेसिक, सबसे पहले बेसिक चीज क्या है, एटम यानी कि एलिमेंट कौन सा। मान लीजिए ये कोई मैंने एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट के पैर में हमेशा पर जेड लिखते हैं और सिर पे ए लिखते हैं। जेड का मतलब नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, और उस एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सर पे ए लिखा जाता है इसका मतलब होता है मास नंबर, जिसको जिसको हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। जो जेड होता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है। ये क्या बताता है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बारे में बताता है और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, और उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। क्लियर? उसके बाद ए, ए क्या है? मास नंबर। भैया अपना नाम ना सही कर लो, ये डार्थ वेडर मैंने बाहर कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है। मास नंबर, मास नंबर क्या है? ए, वो जो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। क्लियर? हाँ जी। क्या ये बात क्लियर? ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास, अब मैंने क्या बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के। और जो मास नंबर है वो किसके इक्वल है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर है। मान लो अगर मैंने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? ए है मास नंबर, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स किसके इक्वल है? जेड के, प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए माइनस जेड की इक्वल आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी। इज दैट क्लियर? बोलो, इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं कहूं, ये मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट्स रख रहा हूँ, 17Cl35, फिर उसके बाद 13Al27, 12Mg24, 8O16, इनके लिए अगर मैं कहूँ एटॉमिक नंबर निकालो, मास नंबर निकालो, प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, निकालोगे सारी सारी वैल्यूज, सारा टेबल फिल करोगे? हाँ जी एवरीवन। टेबल फिल करोगे? हाँ जी। रिदम करेंगे ट्राई आप? रिदम, हाँ जी, हाँ जी। करो करो, शाबाश। एक मैं करवा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करिएगा, देखो। अब उसमें में आ जाए अभी। हाँ जी। कुछ नहीं सर, एक सेकंड। एटॉमिक नंबर कितना है? 17। मास नंबर क्या है? 35। प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर 17, न्यूट्रॉन 35 में से 17 गए, कितने बनेगा न्यूट्रॉन? 18। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? बाकी भी सॉल्व करिए, फटाफट टेबल कंप्लीट करिए जल्दी से। शॉन कैमरा ऑन कर ले, प्रज्ञा कैमरा ऑन करिए, रजे, गगन कैमरा ऑन करिए, नवदीप, नवदीप कैमरा ऑन करिए। नवदीप कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे आप? सर हो गया। ठीक है। हो गया सर। हो गया। देखो, यहाँ देखिए सभी, इस टेबल को बनाते हैं। एटॉमिक नंबर है 13, मास नंबर है 27।
प्रोटॉन है 13, इलेक्ट्रॉन भी 13। न्यूट्रॉन 27 में से 13 गए, 14। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। प्रोटॉन्स कितने हैं जितना एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जितना एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स कितने, 24 में से 12 गए, 12। एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, और न्यूट्रॉन 18 में 16 में से 8 गए, 8। ये बात क्लियर हुई? यस। इसमें ग्राउंड। हाँ हाँ जी, क्लियर। अनंतिका क्लियर, भूमि क्लियर। यस सर। सर एक बात, आप पिछली वाली स्लाइड दिखा सकते? बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ जी नवदीप, ठीक हो? हाँ नवदीप, जी सर। फिर जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ जी सर। ठीक है, जवाब दे दिया करो रजे, क्या कहते हैं। देखो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आती जब तक तुम सारों की ना मेरे को आवाज नहीं सुनाई देती, ठीक है? तो इसलिए सारे अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर देते रहा करो कि हाँ जी हमने सर को क्लास के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो सबसे पहले निकाल के देना ही देना है, ठीक है? चले भूमिक। यस सर। चलो यहाँ जो, अब यहाँ पर देखो भी, अब हमारे पास ये बात तो क्लियर होगी कि क्या है। अब मैं ना तुम्हें थोड़ा सा और चीज समझाता हूँ। देखो तुमने सारों ने ना 10 तक ये पढ़ा है कि अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस इट हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स दैट, पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम इंडिकेट्स दैट इट हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है? गेन इलेक्ट्रॉन। इंडिकेट्स दैट atom has गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, है ना? अब यहां पर देखो, मान लो मैंने कहा सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव है, 16 32। इसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे रजे? करेंगे रजे? बोलो। करो करो करो, शाबाश। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हरीश कैमरा ऑन कर ले भाई। आदित्य कैमरा ऑन कर लो। दिवांशी, निशिता, दक्ष, कैमरास ऑन करके रखिए भाई। यहाँ देखिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना, 32, है ना? 32, सॉरी मास नंबर कितना, 32। एटॉमिक नंबर कितना, 16। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन कितने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर, 16। इलेक्ट्रॉन्स 16 थे, बट 2 गेन भी तो किए, -2 का मतलब इट हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। बस यहाँ पर यही डिफरेंस है। न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 32 में से 16 माइनस करेंगे, न्यूट्रॉन्स आते हैं A - Z करके, तो कितने आ जाएंगे 16। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस नो। ठीक है, अगला सोडियम। सोडियम का मास नंबर कितना, 23। एटॉमिक नंबर कितना, 11। प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, एक लूज कर दिया, कितने रह गए, 10। और न्यूट्रॉन्स कितने, 23 में से 11 गए, 12। क्या ये बात क्लियर? बोलो। तो ये कोई मैं नई चीज नहीं करा रहा, दिस इज ऑल यू हैव डन इन दी, मतलब पुरानी वाली क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, 8 9 10 में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? भव्य पढ़ी है? ठीक है ना? चलो फिर, यस सर। पढ़ी है तुमने, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, बता देना, ठीक है? अगर बाई चांस, मेरे को नहीं अब पता, किसी ने कोई क्लास मिस मारी हो, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ते तो थोड़े थोड़े ही हैं, तो जिसने क्लास मिस मारी हो वो मेरे को बता देना, ठीक है? ये नहीं आता सर मेरे को। चलो आगे, अब आते हैं आइसोटोप्स के ऊपर। आइसोटोप सुना सुना लग रहा होगा। आइसोटोप्स क्या होते थे?
ऐसे एटम्स सेम एलिमेंट के जिनका मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, कौन कौन से? इट इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटीरियम होता है 1H2, ट्रीटियम होता है 1H3। क्लियर? अगर तुम ध्यान से देखो तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। क्या डिफरेंट है? इन तीनों का मास नंबर डिफरेंट है। क्लियर? इज दैट क्लियर? सिमिलरली कार्बन, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। क्या ये बात क्लियर? बोलो, इज दैट क्लियर भाई? हो जाएगा? चले नेक्स्ट। Yes. नेक्स्ट आ जाइए। अब आप बात करते हैं आइसोबार्स के लिए। आइसोबार्स क्या होते हैं? देखिए, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम हो जाए बट क्या डिफरेंट हो? डिफरेंट, एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। वेरी गुड। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, आर्गन 1840, पोटाशियम 1940 और कैल्शियम 2040, इन तीनों को आप क्या कहेंगे? दीज थ्री आर आइसोबार्स। ये तीनों क्या है? आइसोबार्स। क्यों? इनका मास नंबर क्या है तीनों का? सेम है, दैट इज इक्वल टू दी 40। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हुई? आइसोबार्स किसको कहते हैं? नेक्स्ट वी हैव आइसो। सर, हाँ जी। सर ये Na सोडियम 1124 हो सकता है? कहाँ पर? एग्जाम्पल सोडियम 11? 24। नहीं, क्यों? और मैग्नीशियम 1224। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये जबरदस्ती नहीं बना रही है, ये हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो कोइंसिडेंटली जो एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनके मास नंबर सेम आ जाए तो आप कह रहे हैं उनको आइसोबार्स। ये नहीं कि हर एक के बना के देखने हैं आपने, हर एक के नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो। अब आइसोबार्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किन्हें कहते हैं? आइसोटोन्स ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, बट न्यूट्रॉन सेम हो, यानी कि एटम्स ऑफ different elements having different atomic and mass number but having same number of neutrons are called as isotons। उनको अपन क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। एग्जाम्पल के तौर पे 6C14, मैंने कार्बन का 6C14 आइसोटोप लिया, और 7N15 नाइट्रोजन का ये वाला आइसोटोप लिया। अब यहां पर देखो रजे, क्या यहाँ पर एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है कि डिफरेंट है? बोलो, एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है कि डिफरेंट है दोनों? देखो, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका मास नंबर 14, इसका 15, दोनों डिफरेंट है। बट न्यूट्रॉन्स जब निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स होते हैं A-Z, इसका निकाल लो, 14 - 6 8 आएगा, 15 - 7 ये भी 8 आएगा।
तो न्यूट्रॉन्स दोनों के कितने आए, 8 और 7। तो इसका मतलब ये क्या है, आइसोटोन्स। क्लियर, इज दैट क्लियर भाई, बोलो, क्लियर है। रिदम लिखिए ना साथ साथ, क्लास में सिर्फ समझते जाइए, ठीक है, ये नोट्स आ जाएंगे बाद में लिखिएगा, ठीक है। इसको समझो, अभी समझो, ठीक है। अभी लिखना क्लास के बाद, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद नोट शेयर करूंगा, ठीक है। क्लियर भाई। तो भाई बाकी कैमरास क्यों नहीं ऑन कर रहे, क्या दिक्कत है। भूमि कैमरा ऑन कर भाई, अनमोल, अनीशा, दिवांशी, अद्विता, आदित्य। यहाँ पे पावर चलो, मेरे यहाँ पे पावर कट हुआ तो मैं ऑन नहीं करता। चलो, यहां पर देखो, अगला आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पीशीज, ऐसे आटम्स या आयन जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उनको अब क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ पे देखो, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं आपके पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब कैसे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले तो अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, यहाँ देखिए, इतना तो तुम्हें पता है भी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। ऐसे ही होता है, एटॉमिक नंबर यही होते हैं इन एलिमेंट्स के। अब अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है ना। अगर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने गेन किए उसने, -3 का मतलब उसने कितने गेन किए हैं, बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 7 + 3 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 8 थे, 2 गेन किया, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास 9 थे, 1 गेन किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास 11 थे, क्या इसने गेन किए हैं कि लूज किए हैं, लूज। लूज किए हैं। कितने लूज किए हैं, 1, तो कितने हो जाएंगे, 10। मैग्नीशियम के पास 12 थे, 2 लूज किए, कितने हो रह गए, 10। एल्यूमिनियम के पास 13 थे, 3 लूज किए, कितने रह गए, 10। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास इन चारों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नवदीप इनको कैसी स्पीशीज कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज, नवदीप, इनको क्या कहेंगे, बोलो, भव्या। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज। इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ना, घबरा ना जाया करो यार, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, आ जाओ। अब ये तो क्लियर हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला काम क्लियर, ठीक है, काम क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम्हें स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब यहाँ जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ना, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये कोई चीज नहीं मैंने नहीं करवाई, ठीक है। तो अब मैं बताने लगा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सबसे पहली बात, ये किसने दी थी, ये दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल करके, एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी, ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर देखो, कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ते हो ना तो उसके पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स का मतलब पॉइंट्स होते हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या है, तो कहता है द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, पहला पॉइंट क्या है, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स
continuously in the form of radiations and it is called as radiant energy। ठीक है, यहां देखो, कहता है जो कोई भी सोर्स है एनर्जी इमिट कर रहे हैं ना, रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। मान लो मेरे रूम में बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब से जो रेडिएशन आ रही है, वो रेडिएशन जो एनर्जी आ रही है मेरे ऊपर, वो कंटिन्यूसली आ रही है। दूसरी बात, रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, और इस एनर्जी को कहेंगे रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of propagation of the radiation। इधर देखो, यहां देखना, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है सभी को, रुको रुको रुको, ये देखो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ऐसे करके। ये देखो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ना ये सांप की तरह रेंगते हुए आ रही है। इलेक्ट्रिक ऐसे आ रही है झूमती हुई, मैग्नेटिक सांप की तरह रेंगते हुए आ रही है। तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। कहता ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगी। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। कहता मान लो हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, जो मैंने हाथ से ऐसे करके दिखाई, ठीक है, ऐसे करके। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन भी कर दो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर, वो ऐसे जा रही है, ये देखो। ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, बोलो। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर भाई, क्या ये बात क्लियर। इससे क्या समझ पा रहे हो, रेडिएशंस सीधी मूव कर रही है कि वेव फॉर्म में मूव कर रही है, बोलो। वेव फॉर्म में सर, वेव फॉर्म में। वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में। तो तीसरा पोस्टुलेट उसने खुद ही बता दिया सेकंड पॉइंट के थ्रू। कहता था रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन है, पोजेस क्या, वेव करेक्टर। उसके पास क्या होता है, वेव करेक्टर होता है, एंड ट्रेवल्स विद दी, किस स्पीड से ट्रेवल करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। the radiation these radiations are called as electromagnetic radiations। क्लियर, इन रेडिएशंस को अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर। अब मेरे को एक बात बताना, जो सूरज, सूरज की जो रोशनी होती है, वो रेडिएशन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, जो सूरज की किरणें हमारे ऊपर गिरती हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन और नॉट, बोलो। यस सर।
कह यस। सकते हैं सर। दिस इज अ रेडिएशन। अब मेरे को एक बात बताओ, सूरज कहाँ पे है? सूरज केरला के अंदर प्रेजेंट है, बॉम्बे के अंदर प्रेजेंट है, बहुत दूर है, कि बहुत 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 ज्यादा दूर है? बोलो। बहुत 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 ज्यादा। सर बहुत 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 दूर है। बहुत 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 दूर है। सूरज और अर्थ के बीच में मेरे को बताओगे कैसा मीडियम है? सूरज और अर्थ के बीच में कैसा मीडियम है? वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम है ना? मतलब स्पेस, स्पेस है। सूरज और अर्थ के बीच में स्पेस है, कोई मीडियम ही नहीं है किसी तरीके का भी। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहां हवा है, एयर है, ऑक्सीजन है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो सूरज की किरणें हैं वो कहां से आ रही है? सूरज की किरणें लाखों किलोमीटर दूर से हमारे पास आ रही है, और ऐसे मीडियम्स में से पास होते हुए आ रही है जहां पर बीच में कुछ भी नहीं था। ठीक है? तो इसका मतलब ये जो वेव्स हैं, ये जो रेडिएशंस आप पढ़ रहे हैं, क्या इनको कोई मटेरियल मीडियम चाहिए मूव करने के लिए? बोलो। क्या इनको ऐसा कुछ चाहिए कि ऑक्सीजन होएगी तभी मूवमेंट होएगी, नाइट्रोजन होएगी तभी मूवमेंट होएगी? नो सर। नहीं ना। वैक्यूम है तो भी मूवमेंट कर जाएंगे, यानी कि these waves do not require any material medium for their propagation। ठीक है? यहां मटेरियल मीडियम का मतलब समझ गए कि सूरज और अर्थ के बीच में वैक्यूम था। वैक्यूम का मतलब मटेरियल था ही नहीं, फिर भी सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर आ गई ना। अगर सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर आ गई, दैट मीन्स क्या हुआ? बोलो। दैट मीन्स क्या हुआ? बोलो। दैट मीन्स क्या हुआ? इनको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। क्लियर? क्लियर? इसी बात के साथ मैं ना आज ही ये बात पढ़ा रहा था, और मैंने ना बात चलती, ये पहुंची बात कि रेडिएशंस हमारे ऊपर गिरती हैं, तो ये सन की रेडिएशंस हमें अफेक्ट करती है कि नहीं करती? बोलो। बात इस पे चल पड़ी। एक लड़की ने मेरे से पूछा कि सर ये जो लाइट की रेडिएशन हमारे ऊपर, एक बैच के अंदर पूछा कि लाइट की रेडिएशन हमारे ऊपर गिरती हैं सूरज की, ये हमें अफेक्ट करती हैं, कैसे करती हैं? तो मेरे को बताओगे थोड़ा करती हैं बहुत कि नहीं करती? करती हूँ। सर करती तो है मगर कम करती है। कैसे करती हैं? करती। लाइट स्किन कैंसर वगैरह स्किन हो सकता कैंसर हो गई जैसे स्किन यूवी कैंसर। रेस। तो मैंने उसको वही बात बताई, देखो ये सबसे बड़ी मिथ है कि आप धूप में रहते हैं तो हम टैन हो जाते हैं। टैन होना कंसीक्वेंस है। एक्चुअल में क्यों कहा जाता है कि ज्यादा देर लॉन्ग एक्सपोजर सन के अंदर नहीं रहना चाहिए गर्मियों के अंदर? क्या है, हमारे स्किन सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जब स्किन सेल्स कंटिन्यूअसली डैमेज होते जाती है ना, तो हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस है। टैन होना वो कॉन्सिक्वेंस है। स्किन सेल डैमेज होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपकी स्किन टैन होनी शुरू हो जाएगी, तो डैमेज हो जाएगा। अब सिंस गर्मियां हैं, तो मैं तुम्हें एक प्रो टिप भी देना चाहता हूं। जस्ट एक सेकंड रुकना, मैं आपको सनस्क्रीन दिखाता हूं। एक सेकंड। ये देखिए, ये ना मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, तुम्हें सिखा रहा हूँ केमिस्ट्री, और तुमको जी सर एडवर्टाइजमेंट करने लगे। यहाँ देखो मेरे पास, मेरे को फ्लिपकार्ट पे सबसे सस्ती, सबसे बेस्ट, टिकाऊ, देखो मेरी वाइफ तो बड़ी महंगी सनस्क्रीन यूज करती है, ये मैंने अपने लिए मंगवाई है, सस्ती और बढ़िया है केमिस्ट्री पर्पस के व्यू से। अब मैं तुम्हें भी बताता हूँ क्यों यूज करनी है सनस्क्रीन। देखो इस सनस्क्रीन के ऊपर ना क्या लिखा है, 50+ SPF। सबसे पहली बात, जो रेडिएशंस हमारे पास आती है ना, वो है सन की रेडिएशंस। अब सन की रेडिएशंस को अपन ने अपनी स्किन के ऊपर आने से रोकना है, तो सबसे पहली चीज चाहिए हमें क्रीम के अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी कि SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं SPF। SPF 50+ है ना, तो इसका मतलब वो 98% सन ब्लॉकेज कर रहा है, सन की रेडिएशन को ब्लॉकेज कर देगा। बढ़िया बात होगी, 98% गुड होता है। ठीक है? तो इस बायोटी कंपनी की में मेरे को मिल गया। मैंने, देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से मैंने एक कॉस्मेटिक क्रीम को सर्च किया केमिस्ट्री की नॉलेज के साथ।
ठीक है। दूसरी बात यहां पर ना क्या लिखा जाता है, जब भी सनस्क्रीन खरीदते हैं दो चीजें लिखी जाती है, यूवी ए और यूवी बी। अब ध्यान देना, यूवीए और यूवीबी का मतलब क्या होता है। यूवी का मतलब हो गया अल्ट्रावायलेट, ए का मतलब हो गया यूवीए रेडिएशंस, रेडिएशंस विद लॉन्गर वेवलेंथ। ए का मतलब प्रायोरिटी ज्यादा है, विद लॉन्गर वेवलेंथ। यूवी बी का मतलब हो गया रेडिएशंस विद शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो क्या होगा, अगर तुम धूप में खड़े हो, तुमने SPF 50 की सनस्क्रीन लगाई है, तो 98% तो सन ब्लॉकेज होगी, हो गई ना, 2% रहेगी। अब डायरेक्ट धूप में खड़े हो ना, डायरेक्ट धूप में खड़े हो तो तुम्हारे ऊपर सीधी धूप गिरेगी, सीधी धूप गिरेगी तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन है सीधा घुस जाएंगी। छोटी वेवलेंथ की ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती, सीधे धूप तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो ये घुस जाएंगी। बट अगर मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और क्लासरूम के अंदर एक क्या लगी है, खिड़की लगी है और खिड़की से रोशनी आ रही है ना, बैठी होती है आप, कई बार आप मॉर्निंग के अंदर जब क्लास में बैठे होते हैं, बल्ब नहीं जग रहा होता, क्लास में रोशनी होती है, धूप नहीं आ रही, रोशनी है, तो हमें लगता है धूप नहीं आ रही, छांव में हम खड़े हैं। तो जब छांव में आप खड़े होते हो ना, तो यूवीबी रेडिएशंस नहीं आ रही होती, क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। बट यूवीए रेडिएशन सूरज की, वो घूमती फिरती तुम्हारे ऊपर आ जाती है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ की। तो इसके अंदर यूवीए रेडिएशंस की भी प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब अगर तुम छांव में खड़े हो और तुम ये सोच रहे हो कि हमारी स्किन सेल्स डैमेज होने से बच जाएंगे, तो ये बात गलत है, क्योंकि सन की रेडिएशन के अंदर दो रेडिएशन है, ए और बी। ए है लॉन्गर वेवलेंथ की, तो तुम चाहे छुप भी जाओ, अगर कहीं पे भी कहीं पे भी रोशनदान मिल गया उसको, तो वो लाइट तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगी। तो इसका मतलब अगर सनस्क्रीन के अंदर यूवी ए भी है, यूवी बी प्रोटेक्शन भी है, तो चुपचाप उसको जाके खरीद लो, वो बहुत बढ़िया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों है ये सबसे बढ़िया। अब ये बायोटीक की मेरे को फ्लिपकार्ट में मिली, ये जो मेरे को मिली ना, ये कितने ml है मेरे को, मैं बताता हूँ, 120 ml है। और ये 120 ml मेरे को 160 के राउंड अबाउट पड़ी। और मेरी वाइफ जो लगाती है, वो लगाती है 900 रुपए की, ठीक है, वो 900 रुपए की होती है, वो भी 100 ml से कम होती है। तुम ये दिखाओ, देखो, मेरी वाइफ ने ब्रांड खरीदा, मैंने खरीदा केमिकल खरीदा, ठीक है, और मेरा वाला केमिकल ज्यादा बढ़िया काम करेगा, किससे, मेरे वाइफ वाले केमिकल से। बट ये बात मैं उसके सामने नहीं कह सकता, ठीक है, तो तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि तुम अवेयर्ड बन सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री बढ़ के, ठीक है, समझे बात को मेरी। तो जस्ट 5 मिनट की नॉलेज तुम्हारी लाइफ भर ये काम आएगी, 170 और 900 रुपए में कितना फर्क है, ठीक है। अब आ जाओ वापस टॉपिक के ऊपर। अब ये 4 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स किसके लिए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव थ्योरी के लिए थे। पहला पॉइंट, एनर्जी जो है कंटिन्यूसली इमिट होगी रेडिएशंस की फॉर्म में, और उसको अपन रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। दूसरी बात, रेडिएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के साथ। तीसरी चीज, ये वेव करेक्टर की फॉर्म में होती है और वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है। चौथी चीज, हमारे पास इसको मीडियम, मटीरियल मीडियम ही नहीं चाहिए। देखो, मटीरियल मीडियम की बात हो रही है, मीडियम नहीं हो रहा। कई बार वहां जल्दबाजी में ये ना सोच लेना मीडियम ही नहीं चाहिए, मीडियम तो चाहिए, वैक्यूम एक मीडियम ही है, ठीक है, मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए, समझे, समझे, चलो आ जाओ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, वेव के करेक्टरिस्टिक्स। अब वेव के बारे में पढ़ते हैं यार, वेव को क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहली वेवलेंथ, वही चीज जो मैंने तुम्हें बताई कि सन की रेडिएशन की दो वेवलेंथ्स होती हैं, एक तो लॉन्गर वेवलेंथ, एक शॉर्टर वेवलेंथ, जिससे यूवी है यूवीबी कहते हैं। अब वो वेवलेंथ होती क्या है, तो देखिए, वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive crests or troughs
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, कहता ये क्या है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। यहां देखिए एक वेव आप बनाते हैं, देखिए ये है हमारी वेव। अगर आप देखिए वेव के अंदर ना दो हिस्से होते हैं, एक तो अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। दीज अपर पार्ट इज आर नोन एज क्रेस्ट, इनको क्या कहा जाता है, क्रेस्ट। और ये जो लोअर पार्ट है इनको क्या कहा जाता है, ट्रफ। अब ये देखो, यहां देखो भी, यहां स्क्रीन की तरफ देखो भी सारे, क्रेस्ट ये दो बनाए मैंने। एक क्रेस्ट के सेंटर से, एक का सेंटर, एक क्रेस्ट का सेंटर दूसरे क्रेस्ट का सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। इसको क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ। सिमिलरली ट्रफ का सेंटर, एक ट्रफ का सेंटर दूसरे ट्रफ का सेंटर, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है बोलो, लैम्डा इज अ वेवलेंथ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ। अब तुम मेरे से पूछोगे कि सर क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस सेम आएगा, बोलो हमेशा सेम है। क्यों, जब भी वेव सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल वेव है तो हमेशा सेम आएगा। अगर वेव ही अनसिमेट्रिकल है तो उसकी वेवलेंथ तो चेंज होती रहेगी ना। अगर अनसिमेट्रिकल वेव है तो वो तो वेवलेंथ चेंज ही हो रही है, फिर तो क्या ही आइडेंटिफाई करोगे। हमेशा वेवलेंथ सिमेट्रिकल वेव की ही पढ़ी जाती है, ऐसी वेव जिसकी क्रेस्ट और ट्रफ सेम रहे। समझे, समझे भाई, बोलो। इसकी यूनिट क्या होगी? क्या यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट बताता हूं, अभी रुक जाओ, अभी बता रहा हूं। देखो वेवलेंथ के यूनिट्स क्या होंगे, मल्टीपल यूनिट्स है। इसके यूनिट्स होंगे आंगस्ट्रॉम, आंगस्ट्रॉम। इसको रिप्रेजेंट कर दे ए नॉट के साथ, नैनोमीटर। इसको रिप्रेजेंट कर दे एनएम के साथ, मीटर। इसको रिप्रेजेंट कर दे एम के साथ, फिर सेंटीमीटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीएम के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 आंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹मीटर होता है, और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, हाँ भाई क्लियर, इसमें कोई डाउट बताइए, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन। चलें, नेक्स्ट देखो भी। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेवलेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी। दूसरा देखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है रेपिटेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is defined as number of waves passing through a point in 1 second. It is represented by न्यू। ठीक है, इसको अपन न्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, न्यू, NU, न्यू बोलते हैं इसे। अब फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, HERTZ, या साइकिल पर सेकंड, या सेकंड इनवर्स। ठीक है, और 1 हर्ट्ज जो होता है वो होता है 1 साइकिल पर सेकंड की इक्वल। क्लियर, हाँ जी, इसमें कोई डाउट बोलो भाई, क्लियर। उसके बाद आता है तीसरा वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन बताएगा, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का मतलब एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड के अंदर, उसको आप कहेंगे उस वेव की
वेलोसिटी कितना भागती है 1 सेकंड के अंदर, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज, बोलो, द लीनियर डिस्टेंस। ये ना छोटे छोटे वर्ड जो है ना, ये इन पे बड़ा गौर फरमाना। लीनियर डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, लीनियर डिस्टेंस, ठीक है। क्या तो ये पूछा? सीधा मूव कर रही है। हाँ जी। ट्रेवल्ड बाय वेव इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं वेलोसिटी के भाई, ये तो सभी को पता है। फिजिक्स के यूनिट्स मेजरमेंट में कराए हैं तुम्हें, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी की फिजिक्स तो आती है, इतना तो पता है। सर वेलोसिटी को 1/λ बोल सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते भाई? नहीं कह सकते, वेलोसिटी को नहीं कहेंगे, आगे जाके वेव नंबर आएगा उसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर भाई? कैमराज ऑन कर लो भाई, मुंडी मुंडी ही ला दिया करो, ऐसे ऐसे पता लगेगा। लवन्या, निशा, एरिश, अद्विता, देवांशी, पता ही नहीं कैमरे के साथ क्या दुश्मनी है। हाँ जी आदित्य, ठीक है भाई तू, यस सर। फिर कैमरा ऑन कर ले भाई। क्या दुश्मनी है हमारे साथ, कोई कैमरा नहीं ऑन करना। अनंतिका, गगन, गगन, देवांशी ठीक हो? यस सर। फिर कैमरा क्यों ऑफ किया? सर वो एक्चुअली चार्जिंग नहीं थी लैपटॉप में, तो जस्ट अभी चार्ज हुआ है। तो इसका कैमरे के साथ क्या लेना देना है? नहीं सर, एक्चुअली चार्जिंग वाला पोर्ट दूसरे रूम में था इसीलिए। देवांशी आपा ना, नहीं तो देवांशी एक ऐसी बच्ची थी, मैं एग्जांपल देता था, क्लास लगानी देवांशी जैसे। अब कैमरा ऑफ कर लेते हैं। देवांशी तेरा 1 सेकंड पे कैमरा नहीं ऑफ होता था। नवदीप ऐसे बैठा करो, अब कैमरा क्यों ऑफ कर लेते हो बीच में? ये आधे आधों ने अभी भी नहीं किया। ओ भाई कैमरा ऑन कर लो। तुम्हारा जरा ऑनलाइन बैच है ना, B2 बैच, सबसे ज्यादा मेरे को तंग करता है कैमरों के चक्करों में। और कोई बैच में नहीं, मेरे को इतनी परेशानी आती कैमरे ऑन कराने में जितनी तुम्हारे बैच में आती है। चलो नेक्स्ट देखो भी, एम्पलीट्यूड। फिर बंद कर लिए। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? कहता है जो वेव आ रही है ना, वेव ऐसे करके वेव जा रही है, कहता है कितनी क्रेस्ट की हाइट है और कितनी ट्रफ की डेप्थ है, वो कितनी डूंघाई है और कितनी हाइट है, उसको मेजर करते हैं, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव is the height of the crest or the depth of the trough. It is represented by, अब इस पे ना बड़ा चर्चा है कि कई बुक्स वाले ना कैपिटल ए लिखते हैं, कई बुक्स वाले स्मॉल ए लिखते हैं। तो तुम दोनों ही मान लो, जहां पर भी पेपर में आएगा ना वहां लिख के ही देगा कि ए क्या मान रहा है वो, ठीक है। तो ये मतलब कंफ्यूज ना हो ना, देख के अचंभित ना हो जाना कि यार कैपिटल ए, हमने तो ये स्मॉल ए पढ़ा था। तो दोनों बुक दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार क्या ले लेते हैं, कई बार क्या। तो तुम कंफर्टेबली रहना कि कैपिटल ए स्मॉल ए जो भी मर्जी हो सके। अब मेरे को तुम बताओ इसके यूनिट्स क्या होंगे, एम्पलीट्यूड के यूनिट्स क्या होंगे, बोलो। एम्पलीट्यूड के यूनिट्स क्या होंगे? मीटर। क्या होंगे? बिल्कुल, यूनिट्स मीटर। ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ के यूनिट्स होंगे ना, मीटर सेंटीमीटर ऐसे यूनिट्स होंगे। सिंपल सी बात, मीटर सेंटीमीटर नैनोमीटर, ये जो भी लंबाई के यूनिट्स होते हैं सारे वही होंगे। अब यहाँ पे बना के बता देता हूं तुम्हें ताकि दिक्कत कोई ना आए। ये हमारी वेव थी,
ये मेरी वेव अच्छी नहीं बनी भाई, ये सिमेट्रिकल है वेव, ठीक है, ड्राइंग मेरी वैसी है, तो इसलिए समझ जाना, ठीक है। क्रेस्ट ट्रफ एक जैसी है, तो ये है एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है। कितना ऊंचा कितना डेप्थ सेम आएगा, क्रेस्ट और ट्रफ का एम्पलीट्यूड सेम आएगा, डिफरेंट नहीं होगा। समझे? समझे? क्लियर है? ईशान भी क्लियर है? अंधेरे में क्यों क्लास लगाते हैं अभी? यस सर क्लियर है। मैं क्या ईशान भी अंधेरे में क्यों क्लास लगाते हो? सर अंधेरा नहीं, लाइट जल रही है, वो कैमरे में नहीं आ रही है। अच्छा, ये ठीक है सर नहीं, एक बारी वो पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये हाँ एम्पली जी सर। देख लो। लाइट ना कैमरे की ऑन, लाइट्स कैमरे की ऑन, क्या कह रहा हूँ, कमरे की लाइट्स ऑन करके फिर क्लास लगाया करो, ये ना करा करो कि अपना पीसी या जो भी तुम जिस पे भी क्लास लगाते हो उसकी लाइट ऑन रखो बाकी कैमरे की। उससे क्या है, तुम्हारी आईज पे ना स्ट्रेस ज्यादा डलता है, ठीक है। सिंपल सा रूल है कि तुम्हारे कमरे की रोशनी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी ब्राइटनेस कम कर लिया करो चाहे, ठीक है। तुम्हारे डिवाइस की ब्राइटनेस कम होनी चाहिए और साइड की रोशनी ज्यादा होनी चाहिए, तो तुम्हारी आईज पे स्ट्रेस कभी नहीं पड़ेगा। और तुम पता क्या करते हो, तुम सारी रोशनी इसकी बाकी अंधेरा किया हुआ है। एलिना नहीं आई अभी तुम्हारे बैच में ना, एलिना है। एलिना देखना कभी क्लास कैसे लगाती है, वो क्या करेगी, सारे कमरे की लाइटें बंद करके अंधेरे में बैठ जाएगी। अब वो भूत दिखता ही नहीं ना उसको, उसकी रोशनी उसके ऊपर रोशनी आती है ना कुछ, वो भूत सा बन के बैठ जाता है। तुम्हें दिखाऊंगा किस दिन एलिना कैसी लगती है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, अब आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? अब वेव नंबर क्या है? इट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स है, कितनी वेव्स का नंबर है प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे मेजर करेंगे? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये क्या है? वेवलेंथ की रेसिप्रोकल होती है। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, न्यू बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो न्यू बार वेव नंबर है, किसके इक्वल है, 1/λ के। न्यू बार क्या है, वेव नंबर। अब मेरे को तुम बताओ भाई, वेव नंबर के यूनिट्स क्या होंगे, बताओगे? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। यूनिट्स ऑफ वेव नंबर क्या होंगे? वेवलेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर, 1/मीटर क्या होगा, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर। क्लियर? बोलो, इज दैट क्लियर? हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना कुछ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। कोई कुछ नहीं लिखेगा इधर, देखो सारे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड सबसे पहले इज दी टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, hence it is the reciprocal of frequency। देखो भाई टाइम पीरियड में क्या कहते हैं, टाइम पीरियड खुद सोचो, टाइम पीरियड क्या है, कितना टाइम लगेगा कि एक वेव को एक सर्टेन पॉइंट पास करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको अपन टाइम पीरियड कहते हैं। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। टाउ के साथ रिप्रेजेंट करें, ये जो टाउ है वो किसके इक्वल है, 1/न्यू के इक्वल होगा। न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। तो मेरे को अब टाउ, इसको टाउ कहते हैं, ठीक है। तो टाउ जो है 1/न्यू है, न्यू इसके यूनिट्स क्या होंगे, सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या थे, सेकंड इनवर्स, तो टाउ के यूनिट क्या होंगे, सेकंड। क्लियर?
क्या ये बात क्लियर? हाँ भाई, चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट। ठीक है, हाँ ना, क्लियर है? चलें, चलो नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ of an electromagnetic radiation। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अब आप बात कर रहे हैं, उस रेडिएशन की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है। तो ये एक रिलेशन है, फॉर्मूला है, याद रख लो। सी किसके इक्वल होता है? न्यू लैम्डा। सी क्या है? वेलोसिटी। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो रेडिएशन है किस स्पीड से भागती है? रेडिएशन किस स्पीड से भागेगी? लाइट की। लाइट की। तो सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, पता है कि नहीं पता तुम्हें? वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यू क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ। क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ ना भाई बोलो, क्या है बात क्लियर? यस। अब मैंने तुम्हें याद है एक बात बताई थी, स्टीफन हॉकिंग की बुक है एक ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके अंदर उसने बताया है अगर कोई पर्सन, कोई भी चीज को आप अर्थ के अराउंड वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेंगे, वो लाइट, वो चीज फ्यूचर में चली जाएगी। ये बात बताई हुई है मैंने तुम्हें, नहीं बताई? हाँ सर, पिछले साल बताई थी आपने। पिछले दिन बताई थी। चलो ये बात देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। इफ समथिंग मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, अर्थ के अराउंड घूमेगा, तो वो फ्यूचर में चला जाएगा, और ये पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, जिनेवा के अंदर एक जनरेटर है, फिजिक्स वालों से पूछना आप, जिनेवा के अंदर वो ज्यादा बताएंगे, मेरे को तो इतना पता नहीं। ठीक है, फिजिक्स वालों का काम है सारा। जिनेवा के अंदर जनरेटर है, उस जनरेटर के अंदर उन्होंने बड़े छोटे पार्टिकल्स को वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव किया था, वो आज तक मिले नहीं। वो पार्टिकल्स को दौड़ाया और वेलोसिटी ऑफ लाइट से जब भगाया तो वो गायब हो गए। ये माना जाता है वो या तो फ्यूचर में चले गए या पास्ट में चले गए। तो बात सारी ये है कि तो मतलब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल है, स्टीफन हॉकिंग बता के गया है। तो टाइम किससे ट्रेवल पूछना? हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग मर चुके हैं अब तो अगर वो, अरे पर ये वाली बात दोबारा बता दो, कौन सी बात? जो अभी आपने बोला, क्या? स्टीफन जो भी था वो। ये तो मैं जनरल बात बता रहा हूँ, इसके नोट्स ना बना लेना। ठीक है, नहीं नहीं, ओके। ये तो मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम फिजिक्स की ना बड़ी, स्टीफन हॉकिंग फिजिसिस्ट था, उसकी बड़ी फेमस बुक है ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसके अंदर उसने बताया वेलोसिटी ऑफ लाइट से किसी चीज को मूव करेंगे अर्थ के अराउंड, तो वो चीज फ्यूचर या पास्ट में चली जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम वेलोसिटी ऑफ लाइट से भाग सकते हो? नो सर, अगर भगाने की कोशिश करें? नॉट पॉसिबल। नहीं, भगाने की कोशिश करें नहीं, मतलब कोई कुछ लगा के शॉन को पकड़ के किसी चीज के साथ उससे मारे, फिर उड़ जाएगा ये शॉन, बताओ फिर क्या होगा? तो कर फ्लैश सकते? में था। हाँ, सर फ्लैश तो फ्लैश मूवी में कर था सर। जाएंगे। नहीं मान लो शॉन को अपने किसी जेट के अंदर बिठा दिया और जेट की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से जेट भागेगा, तो बताओ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? नहीं सर, लेकिन आई डोंट थिंक सो। हाँ, आई डोंट थिंक सो। हो जाएगा सर। हो जाएगा। तुम्हें पता है कोलंबिया क्या था? कोलंबिया क्या, तुम्हारी तो मेरे को लगता है हिस्ट्री भी खराब है, केमिस्ट्री तो खराब है ही, हिस्ट्री भी खराब है। कोलंबिया क्या था? सर अमेरिका में कंट्री है। भाई, अमेरिका में। कोलंबिया एक जहाज था, कल्पना चावला नाम की एक एस्ट्रोनॉट थी, उसके जहाज का नाम था कोलंबिया, याद है? कोलंबिया जहाज, कल्पना चावला जब स्पेस से अर्थ पे आ रही थी, तो उसका वो कोलंबिया जहाज
को आग लग गई थी, पता है ये बात? यस सर, उस पता है बार सर। यस वो सर, क्यों ये तो आग पता लगी? हो है। गई। वो क्यों आग लगी? क्योंकि वो जहाज जो जब स्पेस से एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है ना, वो बड़ी हाई स्पीड से ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि पहले जहाज स्पेस में होता है, वैक्यूम में होता है। अब उसने एटमॉस्फेयर में आना है, तो उस जहाज को ना, जब स्पेस में होता है वो अपना फ्यूल नहीं यूज करता है, जहाज अपना फ्लोट करता रहता है स्पेस में। जब स्पेस से अर्थ में आना होता है, उसको बड़ी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना पड़ता है। जब हाई वेलोसिटी भी कितनी, उनकी सारी 1,000 4-5 हज़ार किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। उस स्पीड से जब वो मूव करता है, उसको आग लगी। तुम ये सोचो, 3 × 10⁻⁸ किलोमीटर, नहीं, मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड के साथ मूवमेंट करनी है, इतनी इतनी मूवमेंट करनी है। तो यार, तो ऐसी अगर बड़ी चीज को लेंगे ना, उसको आग ही लग जाएगी, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। टाइम ट्रेवल है, कह तो दिया उसने, स्टेटमेंट तो बना दी, बट ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी जिससे आप मूवमेंट कर सके इतनी तेज। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इधर देखो सारे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे आसपास कौन कौन सी रेडिएशन तुम्हें देखने को मिलती है? बताओगे? तुम्हें कौन कौन सी रेडिएशन के बारे में पता है? बोलो। गामा रेस, गामा रेस, गामा रेस पता है, अच्छा और क्या पता है? एक्स रे, माइक्रोवेव, विजिबल रेस, माइक्रोवेव्स। बिल्कुल, माइक्रोवेव, रेज, जो कॉमनली यूज भी करते हो, माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए यूज करते हैं, माइक्रोवेव रेज। अच्छा ठीक है, और रेडियो रेडियो वेव्स, वेव्स, मोबाइल यूज कर रहे हो अपा, ये जितना भी ये प्रोसेस चला रहे क्लास का, ये रेडियो वेव्स के थ्रू ही हो रहा है। ये देखो मेरी आवाज आ रही है, एचडी में आ रही है, रेडियो वेव्स ही है। और एक्स रेस। विजिबल रेस, विजिबल रेज सबसे इंपॉर्टेंट, विजिबल रेज जो जितना भी अपने को दिखाई दे रहे हैं, रंग रुंग दिख रहे हैं, वो विजिबल रेज की वजह से। और आज तुम्हारी लाट टूट जाए, क्या कराओगे सबसे यूवी पहले? रेज, एक्सरेज। रेज। एक्सरे। ठीक है, एक्सरे ना होती तो हड्डी का क्रैक पता लगता? नहीं पता लगता। फिर उसके बाद इंफ्रारेड इंफ्रा, रेज, इंफ्रारेड रेज, तुम एयरपोर्ट पे जाते हो चेकिंग करने के लिए, तुम अपना लगेज रखते हो, वो आपका लगेज खोले बिना चेक कर लेते हैं कि इस लगेज में क्या है। कैसे चेक किया? इंफ्रारेड से चेक किया ना। तो उन्होंने थर्मल डिटेक्शन की, उन्होंने एक्सरेज की यूज की। तो कितनी सारी रेडिएशंस का यूज करके उन्होंने बिना उस चीज को हाथ लगाए, बिना उस चीज को खोले अंदर डिटेक्शन कर ली। तो इसका मतलब हमारे आसपास कितनी सारी रेडिएशंस है। अब क्या ये सारी रेडिएशन एक जैसी है कि इनमें डिफरेंस है कुछ ना कुछ? बोलो, क्या ये सारी रेडिएशन एक जैसी है कि डिफरेंस है इनमें कुछ? बोलो। सर डिफरेंस है। वेवलेंथ डिफरेंस की है, है। वेवलेंथ का डिफरेंस है। बिल्कुल। ये सारी रेडिएशंस है तो रेडिएंट एनर्जी की ही एक तरीके की, बट इन सारों में डिफरेंस क्या है? इन सारों में डिफरेंस है वेवलेंथ का। वो कहता, अगर इन सारी रेडिएशंस को सिस्टेमेटिकली मैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज करूँ ना, तो मेरे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है, मेरे पास एक टेबल बनता है, जिसे मैं नाम देता हूँ क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स when arranged in increasing order of wavelength, it is called, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब रेडिएशन देखो, जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। विजिबल के अंदर आपको 7 रंग दिखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, यानी कि कॉस्मिक से रेडियो वेव की तरफ जब जाएंगे, आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है?
रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव, इन सारी रेडिएशन में से किस रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? गामा रेज। ले, मैं कह रहा हूं सारी रेडिएशन में से। रेडिएशन आदित्य तू ना बिल्कुल उल्टा आंसर देता है कई बारी। इन सारी रेडिएशन में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? बोलो। रेडियो वेव। रेडियो वेव्स ना, खुद सोचो। तो मेरे को एक बात बताओ, मोबाइल ट्रांसमिशन जब बन हो रहा था, मोबाइल की डेवलपमेंट हो रही थी, तो हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे मैं पंजाब में बैठा हूं, कोई बंदा दिल्ली में बैठा है, कोई बंदा केरला में बैठा है, उसको सिग्नल प्रॉपर आए। तो प्रॉपर आए तो इतनी दूर भी तो जानी चाहिए वेव, इतनी दूर भी तो जानी चाहिए रेडिएशन। यानी कि हमें लंबी वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए थी। तो सबसे लंबी क्या है? रेडियो वेव। तो मोबाइल में क्या यूज किया? रेडियो वेव। हमारे जो पुराने रेडियो थे, रेडियो क्या यूज करते? रेडियो वेव्स। रेडियो चलते थे ना पुराने टाइम के अंदर, है ना? तो वो क्या यूज करते हैं? रेडियो वेव्स। एफएम जो यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो रेडियो वेव। बात समझे? बात समझे? बोलो, बोलो। बात समझे? एक्सरेज। एक्सरे जब करवाने जाओ, तुम नोटिस करना, जो एक्सरे की मशीन है वो आपके लात या हाथ के बड़े पास में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि वो जो होती है लो वेवलेंथ की होती है, पास में ही काम करती है। दूर रखेंगे तो वो काम नहीं करेगी। समझे? तो ये सारी चीज टेक्निकलिटीज हैं जो आप केमिस्ट्री में सीखते हैं। समझे बात को? क्या ये बात समझ में आई? बोलो।